वेलकम बैक। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये आपका पार्ट 4 है, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो आज हम जानेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमें अयस्क की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में हम ओर्स कहते हैं। और क्या होते हैं, जब किसी धातु का आप निष्कर्षण, किसी धातु को उच्च मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक रूप से भी लाभकारी होना चाहिए, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे आप जानते हैं लोहे के दो अयस्क होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट को हम Fe2O3 बोलते हैं। Fe2O3 मीन्स हेमेटाइट। Fe3O फॉर मैग्नेटाइट। ऐसे ही आपका पारा जो है मरकरी, उसका जो मुख्य अयस्क होता है सिनेबार, जिसको हम सिंदूर भी कहते हैं। भारतीय समाज में धार्मिक परंपरा है कि सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं शादीशुदा औरतें। तो क्या है वो, डार्क रेड कलर का होता है, मरकरी सल्फाइड, पारा सल्फाइड, HgS। इसको बोलते हैं हम सिनेबार, मरकरी सल्फाइड या सिंदूर। वर्मिलियन कहते हैं हम इसको, वर्मिलियन। तो ऐसे ही अलग अलग धातुओं के अयस्कों के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट है Al2O3 2H2O। और क्रायोलाइट भी है Na3AlF6 को हम क्रायोलाइट बोलते हैं। और एल्यूमिना Al2O3। जिंक धातु ZnO से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और जिंक धातु का मुख्य अयस्क है आपका कैलेमाइन, जिसको हम ZnCO3 बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। उसके बारे में भी हम आगे विस्तार चर्चा करेंगे। निष्ठापन विधि में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि धातुओं के निष्कर्षण की जब हम बात करते हैं कि, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है। जैसा आप जानते हैं अधिकतर खनिज अयस्क जो होते हैं पृथ्वी की भूपटल में पाए जाते हैं। तो वहाँ उनके साथ क्या है, कुछ रेत के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, तो उसको दूर करना पड़ता है। जब किसी अयस्क के साथ ये अशुद्धियाँ जो लगी रहती हैं, इनको बोलते हैं हम गैंग पार्टिकल्स, गैंग। तो इन गैंग को दूर करना पड़ता है। बालू की भी अशुद्धियाँ हो सकती है, रेत के कण हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम गैंग। गैंग को दूर किया जाता है। तो इस जो अशुद्धियाँ जुड़ी रहती हैं किसी अयस्क या खनिज के साथ, उसको दूर करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी को। सक्रियता श्रेणी के अनुसार हमने पिछले लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक प्रतिक्रियाशील हैं, कुछ मध्यम प्रतिक्रियाशील हैं और कुछ निम्न प्रतिक्रियाशील हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो काफ़ी विधियां हैं जो निष्कर्षण की विधियां हैं, तो क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं। जो उच्च प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, या जिसको हम हिंदी में विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। इसमें जैसे आ जाएगा आपका, आप जानते भी हैं सक्रियता श्रेणी में पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह की जो धातुएं हैं, इनका निष्कर्षण करते हैं, जो उच्च प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का निष्कर्षण होगा हमारा विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। विद्युत अपघटन है क्या? विद्युत अपघटन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। विद्युत अपघटन विधि में क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस अपरेटस होता है, तो जिसमें हम इसको करते हैं। यानी विद्युत अपघटन का एक अपरेटस होता है। इसमें एक आपका कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड जो शुद्ध धातु की पतली परत से बनाई जाती है कैथोड, और अशुद्ध धातु की पतली परत से एनोड को बनाया जाता है। एनोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, यानी कि अनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन के ऊपर जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कैथोड कहते हैं। और जो धातु का, अशुद्ध धातु का जो पतली परत का जो इलेक्ट्रोड बनाया गया है, जिसको हम एनोड कह रहे हैं, उसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस अपरेटस है, यहाँ विद्युत अपघटन का अपरेटस। इसमें कोई अम्लीय विलयन लिया हो आपने, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, नीले थोड़े का जब एसिडिक विलयन आप लेंगे, तो आप जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, हमेशा विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा से विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कुंजी है और ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं
लेकिन विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रॉन के फ्लो से विपरीत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या है प्रवाहित होने लगते हैं, किसकी ओर जाते हैं, कैथोड की ओर। यानी कि जो पतली परत से जो एनोड बना हुआ था हमारा अशुद्ध धातु का, तो वहाँ से क्या है कॉपर आयन कैथोड की ओर माइग्रेट होते हैं, कैथोड पे जमा होते हैं जाकर। यानी कि शुद्ध धातु जो है आपको शुद्ध धातु कैथोड पर मिलेगी और अशुद्ध धातु कहाँ रहती है, हमारी एनोड पर रहती है। लेकिन एनोड के नीचे ही जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है ऋणावेशित, उसके नीचे क्या है कुछ विलयन में अशुद्ध जो धातु है विलय, अशुद्ध विलय के कण, विलयन में अशुद्ध विलय क्या है इकट्ठा होता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एनोड पंख, या आप द्रव्य भी कहते हैं हिंदी में। तो इस क्रिया को बोलते हैं, ये एनोड पंख बन जाता है यहाँ पर, ये अशुद्धि के रूप में यहाँ जमा होता रहता है एनोड के नीचे। तो ये आपका क्या था, अम्लीय विलयन था कॉपर सल्फेट का। तो इसमें आपने देखा कि जो आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है वो कैथोड पर हो रही है और अशुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर। आइए हम इसको रिएक्शन को जानते हैं, कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम हिंदी में उपचयन कहते हैं, और कैथोड पर होगा आपका रिडक्शन, जिसको हम अपचयन कहते हैं। तो आइए एक अभिक्रिया से समझ लेते हैं इसको। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपकी, यहाँ पर कैथोड पर आपका बन रहा है अपचयन हो रहा है कैथोड पर आपका। अपचयन जो हो रहा है, अपचयन में आप ऐसे लिखेंगे, अपचयन ऐसे होगा आपका, यहाँ पे आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है, और आपका जो एनोड होगा एनोड पे उपचयन होगा। उपचयन को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, कॉपर ठोस अवस्था में जो धातु है वो क्या है, आयन के रूप में टूट जाएगी। ये अभिक्रिया हो रही है आपकी एनोड पर, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, हमारा उपचयन हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन एनोड पर होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि जो शुद्ध धातु है आपको यहाँ कैथोड पर प्राप्त होगी अपचयन विधि के द्वारा। तो ये थी हमारी जो विद्युत अपघटन में कैथोड एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये याद रखना है आपको, उपचयन अपचयन। तो उपचयन किसको कहते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, व्हेन देयर इज अक्रेंस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, व्हेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स नोन एज रिडक्शन, अपचयन हिंदी में कहते हैं जिसको। तो विद्युत अपघटन हमने जाना। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अलग विधियाँ हैं। जैसे आपके पास अगर कार्बोनेट अयस्क है, जैसे कैलेमाइन है, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका जस्ते की धूल बन जाएगी जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, और फिर आप क्या करेंगे, इसका अपचयन करना होगा आपको, यानी रिडक्शन करना होगा। रिडक्शन के लिए अपचयक के रूप में हम यहाँ कार्बन का प्रयोग करते हैं। कार्बन एक धातु होती है जो अपचयक के रूप में काफ़ी सुटेबल होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन ने एज ए उपचयक के रूप में जब क्रिया कर रहा है, तो क्या बनवा, यहाँ पे शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है आपको, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं निस्तापन। निस्तापन विधि में हम क्या करते हैं कि जब किसी धातु के कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो हमें क्या है, उस विधि को हम बोलते हैं निस्तापन विधि। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। इसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और भर्जन को बोलते हैं हम रोस्टिंग। ये इसका विपरीत है। भर्जन में हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम करेंगे सल्फाइड अयस्क। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कॉपर सल्फाइड है, धातु का सल्फाइड अयस्क है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये इसका दहन होगा या जलाया जाएगा, तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ निकलेगी। लेकिन अब बात आती है कि हमें यहाँ कॉपर धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कॉपर सल्फाइड के साथ, यानी जो प्राकृतिक रूप में कॉपर सल्फाइड जो अयस्क है कॉपर का, उसके साथ कॉपर ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे आप दोबारा, तो इसमें आप देखते हैं यहाँ पर कॉपर आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है।
यानी भर्जन विधि के द्वारा भी हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, धातु का निष्कर्षण कर पा रहे हैं। तो यहाँ कॉपर मिल गया और आपको ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए हम क्या है, जब निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं जैसे आपका सोना, चांदी, मरकरी, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, उनके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि उस विधि में हम क्या है, सल्फाइड अयस्क को भर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन करते हैं, भर्जन विधि यानी रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी अयस्क को, किसी धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की यानी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में हम क्या है, उसका दहन करते हैं, जलाते हैं। लेकिन निस्तापन में क्या है, वायु की सीमित मात्रा में उसका दहन किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का। ये अंतर है निस्तापन और भर्जन में। निस्तापन विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है और भर्जन विधि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। जो धातुओं के सल्फाइड अयस्क के वहाँ से शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करने के लिए आप झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका, ये प्यूरिफिकेशन हो गया धातु का। यहाँ पर आपको कॉपर शुद्ध रूप में प्राप्त हो गई भर्जन विधि के द्वारा। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, Ag, Au, Hg, प्लाटिनम, इन धातुओं के लिए आप प्रयोग करेंगे इस विधि का, भर्जन विधि का। तो ये आपका जैसे सक्रियता श्रेणी में भी आपने जाना, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये धातुएं क्या है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर हैं, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हैं। इनकी बाहरी कक्षाओं में भी जैसे पोटासियम की 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम की। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत तेज़ी से विक्रिया करती हैं और उष्मा का भी काफ़ी, जब ऑक्साइड बनता है तो उष्मा का भी काफ़ी उत्सर्जन होता है वहाँ पर, यानी तीव्र उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। और यहाँ पर जो मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुएं थी जैसे कि जिंक, आयरन, सीसा, लेड और कॉपर, इनके लिए हमने प्रयोग किया है निस्तापन विधि का। निस्तापन विधि में हम इनके कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं और उससे हमें ये धातुएं क्या हैं, शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये था। अभी हम थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ टॉपिक और हमारे इस चैप्टर के बाकी हैं, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे हम, इसको भी जान लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑक्साइड, धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दो सबस्टांसेस विच रिएक्ट्स विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। जैसे आपका एग्जांपल हो गया जिंक ऑक्साइड Al2O3, जैसे ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिना दोनों ही अम्ल और क्षारक दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे जब अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो आपका ZNO प्लस HCl, ये बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2O, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे जब इसकी प्रतिक्रिया कराएंगे आप, यहाँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। तो ये थे उदाहरण आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जिनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, अम्ल क्षारक, उनको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस चैप्टर में कुछ मिश्र धातु के बारे में बात है। मिश्र धातु से कहते हैं जिसमें जैसे अमलगम को भी एक मिश्र धातु कहते हैं, लेकिन अमलगम में क्या है कि पारा होना शर्त है। वहाँ मरकरी, एक मरकरी होगा, दूसरा कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो अमलगम ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक मरकरी होता है और अन्य कुछ भी धातु हो सकती है। ऐसे ही सोल्डर होता है। सोल्डर क्या है? सोल्डर Pb प्लस Sn को हम सोल्डर बोलते हैं। लेड प्लस टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं हम? सोल्डर। सोल्डर का वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे पीतल है, हमारे पीतल के बर्तन होते हैं, तो पीतल में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक जब बन जाता है तो आपका पीतल बन जाता है, ब्रास, पीतल। तो मिश्र धातु में क्या है, एक कंपोनेंट क्या है, फिक्स मात्रा में जैसे आपका पीतल है, पीतल में 70-30 का रेशो होता है, यानी कि निश्चित मात्रा में होती हैं दोनों धातुएं। तो मिश्र धातु हमेशा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो हमने मिश्र धातु भी जाना और इस चैप्टर में लगभग
काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और कुछ सामरिक धातुएं होती हैं, सामरिक धातुएं उन्हें कहते हैं, जैसे प्लाटिनम, गोल्ड, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कुछ समृद्ध बनाने के लिए जो धातुएं होती हैं उनको कहते हैं हम सामरिक धातुएं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सब। तो इस चैप्टर में लगभग काफ़ी चीज़ों को हमने जाना, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपका आधातु। जब हम धातु आधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी। जैसे आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। जैसे आधातु का ऑक्साइड आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CONO2, ये क्या है, आधातु के ऑक्साइड हैं। तो आधातु के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं और उदासीन दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो सभी लगभग सभी आधातुएं क्या हैं, जब हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। और सभी धातुएं क्या है, जब क्रिया करती हैं, जैसे आपका सभी आधातुएं क्या है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करती हैं जब वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, जैसा कि धातुएं करती हैं। तो लगभग काफ़ी चीज़ों को हम जान चुके हैं। एक सवाल और है इसमें कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है। इसका कारण यह है कि जो सोडियम और पोटासियम होते हैं बहुत प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, ये बहुत तेज़ी से वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना देता है, ये बना देता है सोडियम ऑक्साइड। और प्लस यहाँ उष्मा का भी काफ़ी उत्सर्जन होता है, तो यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऐसे ही पोटासियम भी क्या करेगा, ये बना देगा आपका 2K2O प्लस उष्मा निकलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये तिर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि केरोसिन ऑयल में रखें हम सोडियम और पोटासियम धातु को, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करती हैं, तो वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हादसा भी हो सकता है। तो उसके इफ़ेक्ट को कम कर केरोसिन ऑयल में क्या है, ये धातुएं ताकि ऑक्सीजन सीधा संपर्क में ना सके वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इस चैप्टर में एक चीज़ और रह गई हमारी, आयनिक यौगिक। मेटल कैसे आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी जान लेते हैं। आयनिक यौगिक के उदाहरण है आपके, आयनिक यौगिक को हम इंग्लिश आयनिक कंपाउंड उदाहरण में हो जाएंगे आपके, जैसे आयनिक यौगिक उदाहरण MgCl2, NaCl, ये क्या है आपके आयनिक यौगिक हैं। तो अब बात आती है कि आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं, आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं। पहले गुणों को भौतिक गुण देख लेते हैं। आयनिक यौगिक आपको ज़्यादातर क्या है, ठोस अवस्था में मिलेंगे लगभग, या पाउडर फॉर्म में ठोस अवस्था में मिलेंगे। और इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें आयनिक आबंध पाए जाते हैं। आयनिक आबंध उसे कहते हैं जब कोई आबंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, उसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे NaCl का निर्माण कैसे होता है। यहाँ देखिए NaCl में क्या है, सोडियम की बाहरी कक्षा में आपका अभी हमने जाना कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है। तो NaCl में जैसा हम देख पा रहे हैं Na प्लस आयन जब बन जाएगा आपका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा ये आपका उससे भी संबंधित है कि धातुएं प्रतिक्रियाशील अभिक्रियाशील क्यों होती है। तो ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है संयोजकता इस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम देख सकते हैं कि कौन सी धातु कितनी प्रतिक्रियाशील है या नहीं है। तो क्लोरीन में क्या है, आप देखते हैं 287, लेकिन जब क्लोराइड बन जाता है आपका Cl माइनस आयन, तो इसमें आपका बन जाता है, ये रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 288, यानी कि अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, और इस सोडियम प्लस आयन ने यानी कि धनायन कटायन ने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7 हैं, 6 और 1 7। तो ये क्या है, क्लोरीन हासिल कर लेता है। ऐसे होता है ट्रांसफ़र, यानी सोडियम अपना बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको खो देगा, उसको क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, तो आपका ये बन जाएगा Na प्लस, और इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लोरीन का यहाँ अष्टक पूरा हो रहा है, और उसके ऊपर क्या है, 1 माइनस आवेश आ जाएगा। ऐसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड।
यानी कि आयनिक यौगिक के निर्माण में क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, सोडियम की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है, क्लोरीन हासिल कर लेता है, क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, धातु है, धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होती हैं, विद्युत धनात्मक होती है नेचर में। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है और अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता होती है इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो ऐसे आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे ही हम MgCl2 का भी बना सकते हैं। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन खींच लेगा अपनी ओर, यानी कि उसकी ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, अगले चैप्टर में हम कुछ मज़ेदार चीज़ों को जानेंगे, जैसे कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4 में, उसमें हम देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होती है, जैसे O2 के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जब कोई यौगिक बनता है उसको कहते हैं आयनिक यौगिक। जिनके ऊपर प्लस आवेश होता है उनको कैटायन कहते हैं, जिनके ऊपर माइनस आवेश होता है उसको हम एनायन कहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ लगभग यहाँ कर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कृपया अंतिम तक जरूर देखें आप, और नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।